Namaste students. In previous lecture we discussed about tissue and different type of plant tissue and animal tissue, and today we discuss about next chapter, improvement in food resources. In this chapter we discuss about how we can improve the food resources, कि कैसे हम अपने food resources को improve कर सकते हैं. As you know that all living organisms need food. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है, एंड फूड प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, एंड विच आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ क्वेश्चन विल कम, फ्रॉम वेयर वी गेट फूड. हमें फूड कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड animals. So we depends upon for agriculture process and animal husbandry for food. Is it clear? Again I tell you about सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है, और फूड हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, और ये सब हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. After that I tell you about we get food from plants and animals, and we depend upon agriculture and animal husbandry. Now I tell you about India is a very populous कंट्री. इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है. इट इज़ मोर देन 1 बिलियन से ज़्यादा है, और स्टिल ग्रोइंग, और ये लगातार ग्रो करती चली जाती है, करती चली जा रही है. एंड सो वी नीड मोर फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन. इसलिए हमें ज़्यादा फूड की ज़रूरत है इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए. मिनिमम हमें 1 क्वेटर बिलियन टन्स we need 1.4 billion tons grains every year. So for growing the crop we need more land area. इतनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए. बट इंडिया इज़ ए एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड कंट्री, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होती है. सो वी कैन नॉट इंक्रीज़ द लैंड एरिया. इसलिए हम लैंड एरिया इंक्रीज़ नहीं कर सकते ज़्यादा. हमने क्या करना है, जो फूड की प्रोडक्शन है, फूड की जो वैरायटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ करना है. फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, फूड की वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड की प्रोडक्शन कर सकें. क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट, इफ़ वी इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन, यदि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, दैट लीड्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन. वो हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाएगा. सो वी डू द एफर्ट्स, हम जितने ज़्यादा एफर्ट्स फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए करेंगे, दैट लीड्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. यदि मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क को इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज वाइट रेवोल्यूशन. क्लियर बेटा? इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे हम, that is known as green revolution. And increase the availability of milk. Increase the availability of milk, that leads to white revolution. Again I repeat,
all living organisms need food because food provide carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals which are very necessary for the growth and development of body. So we get food from plants and animals. So we depend upon for food for agriculture and animal husbandry. As you know that the population of India increase day by day and now it is more than 1 billion. So for the growing population, इतनी population के लिए we need 1 billion tons grains every year. Every year हमें इतने grains ज़रूरी हैं for the growing population. And you know about that India is a cultivated country. इंडिया एक कल्टिवेटेड कंट्री है और लैंड एरिया को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है. तो हम फूड की प्रोडक्शन के लिए क्या इंक्रीज करेंगे? क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, क्रॉप की वैरायटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन्स. इज इट क्लियर बेटा? क्योंकि लैंड एरिया, मैक्सिमम लैंड एरिया हम यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए और हम लैंड एरिया और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते. तो आज हमें क्या ज़रूरत है कि हम फूड की वैरायटी को, फूड की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें. क्लियर बेटा? नाउ आई टेल यू अबाउट द efforts to increase the food production that leads to green revolution and the efforts to meet the availability of milk that is known as white revolution. क्लियर बेटा? अब देखो इन रेवोल्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए, इन रेवोल्यूशन को लाने के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करते हैं. सो दीज रेवोल्यूशन डिग्रेड अवर इन्वायरमेंट एंड डिग्रेड अवर नेचुरल रिसोर्सेज. जितना हम फूड की प्रोडक्शन करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट से डिग्रेड होते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे. तो हमें इस टाइप की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि हम फूड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करें बट विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट. हम अपने इन्वायरमेंट को बिना डिग्रेड किए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बिना डिग्रेड किए वी इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. क्लियर बेटा? सो दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस इज नोन एज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. अगेन आई टेल यू अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं हम इसको. वी कैन से आल्सो sustainable management. What do you mean by sustainable practices and sustainable management? We increase the food production without the degrading our environment and natural resources. These type of practices is known as sustainable practices. Clear beta? Next one I tell you about the storage of grains. यदि हम ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर ली हमने बहुत सारी और हमने उनको वेयर हाउस में, स्टोरेज हाउस में स्टोर कर लिया, इट कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मल न्यूट्रिशन. सिर्फ फूड की ही प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके हमने स्टोर कर देना, वो हमारे देश में भुखमरी की और मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. हर किसी के पास इतनी मनी होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए ताकि वो फूड को परचेज कर सके. सो again I repeat the storage of food या storage of grains in storehouse cannot remove the problem of malnutrition and hunger. So every person have a money to purchase the food grains, then we solve the problems of malnutrition and hunger. Clear beta? Now I tell you about many peoples they depend upon agriculture. वो अपने जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए, कमाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. तो जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि
हम मल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम को दूर कर सकें. Is it clear? And now I tell you, in this chapter we discuss about intercropping, crop rotation and different techniques by which we can improve the food resources. Is it clear? Next topic इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप इल्ड, कि क्रॉप इल्ड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप इल्ड. फर्स्टली आई टेल यू अबाउट सीरियल्स. जो सीरियल्स प्लांट्स होते हैं, cereals plants like maize, like paddy and these wheat, these plants provide carbohydrates. cereals हमें carbohydrates provide करते हैं, carbohydrates. And pulses means जो दालों वाले प्लांट होते हैं, लाइक ग्राम होता है चना, ग्रीन ग्राम, हरे मूंग, जिसको हम हरे मूंग बोलते हैं, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स एंड पी इज मटर, that provides protein. And next is oil producing plants like sunflower, soybean, sesame, linseeds, custard. These plants provide fats. Oil producing plants, oil seeds provide fats. Fruits and vegetables provide minerals and vitamins. And some amount of carbohydrates and protein also provided by fruits and vegetables and spices like masale, spice. Is it clear beta? And some फूडर प्लांट्स जो हम एनिमल्स को चारा प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज बरसीम, ओट्स, सुदन ग्रास. दीज प्लांट्स यूज्ड एज ए फूडर क्रॉप आर यूज्ड टू प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स टू द एनिमल्स. जो एनिमल्स को काऊ है, बफलो है, उन सबको प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. इज़ इट क्लियर? अगेन आई टेल यू अबाउट सीरियल्स होते हैं, वीट है, राइस है, मेज है. दीज प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स. पल्सेस में आते हैं ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पी. These lentils that provide protein. Oil seeds like mustard, soybean, groundnut, sunflower, these provides fats. Spices, fruits and vegetables, these provides minerals, vitamin and some amount of carbohydrates and proteins. Next I tell you about fooder crops like barseem and one more barseem and sudan grass that act as a food crop that used as a food to the animals. Is it clear? Now I tell you about different crop depends upon different climatic कंडीशन. डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और फोटो पीरियड्स पे डिपेंड करती हैं. अगेन आई टेल यू अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, different photo periods and different temperatures. And photo periods means duration of light period. Photo periods, duration of
light period. Different crops need different type of photoperiods. As you know that some crops are grown in winter season, some are grown in summer season, some are grown in rainy season. So different plants need different photoperiods. And as you know that plants prepare their food in the presence of light by the process of photosynthesis. So they need light for flowering and for preparing the food. उन्हें फ्लावरिंग करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए. और अलग अलग क्रॉप्स नीड different photoperiod. So on the basis of photoperiods, two type of crops, and you also studied in 8th class kharif crops and rabi crops. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, दैट आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, दैट जून टू अक्टूबर, जो जून से अक्टूबर तक ग्रो की जाती हैं इन रेनी सीजन. एग्जाम्पल पैडी मीन्स राइस. जो राइस होते हैं वो हम कब ग्रो करते हैं? ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में ग्रो करते हैं हम पैडी. सोयाबीन है, पिजन पी, that are grown in rainy season. Then next one is rabi crops. Rabi crops are grown in winter season. winter season में grown की जाती है from नवंबर टू अप्रैल, या हम मार्च में भी लिख सकते हैं. दे आर ग्रोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड मीन्स कटिंग. जो उसकी कटिंग होती है वो किस में होती है? अप्रैल में होती है. और खरीफ क्रॉप्स जून में ग्रो की जाती है और उसकी कटिंग होती है अक्टूबर में. इज इट क्लियर? दैट ग्रोन इन विंटर सीजन. एग्जाम्पल wheat. Next example is wheat, mustard, linseeds, etc. क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट इंडिया ने 1952 से लेकर 2010 तक 1950 से लेकर 2010 तक 50% लैंड एरिया इंक्रीज़ किया है, पर फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ 4 टाइम्स. फूड की प्रोडक्शन को 4 गुना इंक्रीज़ कर दिया और लैंड एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फूड दैट इज़ इंक्रीज 25%. फूड को ग्रो करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करना होता है कि हम बेस्ट क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करें. आफ्टर दैट वी केयर द प्लांट्स. हम सीड्स जर्मिनेट कर गया, हमने उसकी अच्छे से प्लांट्स की केयर करनी है. और केयर करने के बाद हार्वेस्टिंग होती है, ग्रो कर जाती है. हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने इस बात पे ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग लॉस को बचाना है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्वेस्टिंग लॉस. सो वी स्टोर दीज फूड ग्रेन्स इन प्रॉपर मैनर. Again I tell you about increase the food production. We remember three things. First one is select the best quality seeds. Second point, केयर द जर्मिनेटिंग सीड्स. उसकी केयर करो, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर मैन्योर, फर्टिलाइजर सप्लाई करो. एंड थर्ड वन इज वी
प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्वेस्टिंग लॉस। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो लॉस हो जाता है क्रॉप ग्रेन्स का, उसको उससे प्रोटेक्ट करके रखना है। पहले हमने बेस्ट क्वालिटी के सीड सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको केयर की, मैन्योर प्रोवाइड की, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड की, इरिगेशन किया, वाटर सप्लाई किया। ये सब केयर करने के बाद हार्वेस्टिंग लॉस से प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर्स के अंदर स्टोर करेंगे, जो रोडेंट्स फ्री हो, पेस्ट फ्री हो। इस तरीके से हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ आई टेल यू 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा मेथड है कि हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर दें, और एक अच्छी क्वालिटी क्रॉप में कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये पढ़ेंगे। और दूसरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैन्योर अप्लाई करेंगे, फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि कैसे हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगेन आई टेल यू अबाउट हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक बेस्ट क्वालिटी क्रॉप में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वाटर सप्लाई करते हैं हम प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट को। एंड नेक्स्ट वन, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस अलग अलग पैटर्न से हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जिनसे उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हार्वेस्टिंग करने के बाद हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, कैसे, जैसे हम पहले सनलाइट में उसको ड्राई करते हैं, फिर शेडी एरिया के अंदर ड्राई करते हैं, फिर हम मॉइस्चर फ्री कंटेनर्स के अंदर या वेयर हाउस के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं, कि कैसे हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इन 3 पॉइंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। And thanks for watching, and I will discuss in next video crop variety improvement.